हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स करने के लिए। एक तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम पहले इनिशियली पढ़े। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट इट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है? कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स बनाए गए हैं। वो प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और अल्सो नोन एज, देखो यहां पे हाईलाइट कर दिया हूं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म में गैप बोलते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो पैराग्राफ है छोटा सा, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है इतना ही लिखा हुआ है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है हम बता दिया, जैसे कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम किया गया है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, वो रूल्स रेगुलेशंस को बेसिकली बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कोर्स में है। टोटल 11 ठो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। सॉरी 11 नहीं, 12 ठो दिया हुआ है। और सीरियली सारा का सारा नोट्स में पूरा सीरियली दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो क्या बोलता है देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो बिजनेस है, ठीक है, और जो बिजनेस मैन है मतलब मालिक, ओनर, ठीक है, जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है डेट इज ओनर, ये दोनों अलग अलग हैं। दे बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों अलग अलग हैं। तुम ऐसा सोच लो बेटा कि बीच में एक दीवार है इनके। कौन से दीवार है? अंबुजा सीमेंट की दीवार है। देखियो ना ऐड, ये कौन सा सीमेंट टूटता ही नहीं है, वो दीवार है, अंबुजा सीमेंट का दीवार है। ठीक है, तो बिजनेस एंड ओनर दोनों अलग अलग हैं एज पर दी अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए मालिक जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, मालिक जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? डेट इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो आज बिजनेस अगर किसी बाहर वालों से पैसा लेता है, जैसे कि सपोज बैंक से लोन लेता है बिजनेस, तो बैंक लोन हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन का पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह मालिक से जो पैसा लिए हैं वो पैसा भी क्या है? डेट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी ही है। और याद होगा तो हम बेसिक टर्म्स में पढ़े हैं, इसको कौन सा लाइबिलिटी बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। याद है लाइबिलिटी दो टाइप का था, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो बाहर वाले हैं जैसे कि बैंक या क्रेडिटर्स, इनके तरफ जो लाइबिलिटी है हमारा, इनको जो पैसा हम चुकाएंगे, दे आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट इतना ही बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए मालिक जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल, वो पैसा बिजनेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है। और कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा, सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मालिक को, क्योंकि मालिक पैसा लगाया है, मालिक रिस्क लिया है, तो बिजनेस सारा का सारा प्रॉफिट किसको देगा? मालिक को। और अगर लॉस होता है बिजनेस में, तो वो लॉस भी किसको बियर करना पड़ेगा? ओनर को, मालिक को ही वो लॉस को सहना पड़ेगा, लॉस को बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलो एक रीड करते हैं क्या बोलता है। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। मतलब ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन का या ओनर का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं यहां पर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम क्या मानेंगे अपने आप को हमेशा अकाउंट्स में, अपने आप को हमेशा बिजनेस मानकर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओनर बीइंग रिकॉर्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। तो क्या बोल रहा है, मालिक जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, एक प्रकार का क्या है बिजनेस के लिए, वो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। क्योंकि जैसे बिजनेस किसी बाहर वालों से पैसा लेता है, लोन लेता है, तो वो एक प्रकार का लाइबिलिटी है। ठीक उसी तरह बिजनेस जो पैसा अपने मालिक से लिया है, दैट इज कैपिटल, वो भी एक प्रकार का लाइबिलिटी है। तुमको तो लगेगा मालिक तो अपना ही आदमी है, नहीं, अकाउंटिंग एंटिटी के हिसाब से मालिक अपना नहीं है, मालिक भी अलग है, मालिक भी अलग है, बिजनेस भी अलग है, ठीक है। देयर अकाउंट विद द बिजनेस क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड बाय द ड्रॉइंग्स मेड। तो वो रहे कि कैपिटल बढ़ता किससे, कैपिटल लाने से या प्रॉफिट से, और कैपिटल कम कब हो जाएगा, ड्रॉइंग्स करने से या फिर लॉस होने से कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो इतना बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। इसीलिए बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल, इट इज अ इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। एनी प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, ऑल द लॉसेस आल्सो बिलोंग्स टू द ओनर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या होता है मनी मेजरमेंट? मनी का मतलब क्या? मनी का मतलब कौन नहीं जानता? पैसा, है ना। और मेजरमेंट का मतलब मेजर करना, मतलब उसका वैल्यू निकालना, उसको बोलते हैं मेजर करना। तो मनी मेजरमेंट, बोलेगे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कुछ चीज केजी में हो सकता है, कोई चीज लीटर में है, कोई चीज मीटर में है, अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है सबका। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो कौन सा भाषा है? मनी, पैसे का भाषा, ठीक है। दैट मीन्स अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारा का सारा ट्रांजैक्शन किसके बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबको मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। दैट मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस आर टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबको मनी के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। दैट सिंपली मीन्स अगर कोई चीज नॉन मॉनिटरी है, मतलब जिसका वैल्यू मनी में नहीं निकल सकता, तो वो सारा चीज बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर, गुड एम्प्लॉइज, स्किल, नॉलेज, ये सब का वैल्यू मनी में नहीं निकल सकता, ये नॉन मॉनिटरी है, इसीलिए ये सारा चीज को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। देखना, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, transactions and events that can be measured in monetary terms are recorded in the books of accounts. Stating differently, money is the common denomination, मतलब पैसा ही एक कॉमन भाषा है, कॉमन तरीका है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं चलेगा अकाउंट्स में। अकाउंट सिर्फ एक ही भाषा समझता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। The principle suffers from two major limitations. बहुत बड़ा डिमेरिट है इसमें। पहला तो डिमेरिट यही है कि नॉन मॉनिटरी चीजें जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन अकाउंटिंग नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, खाली बोल रहा है कि मॉनिटरी चीज इंपॉर्टेंट है, नॉन मॉनिटरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि रियलिटी में हो सकता है कुछ बिजनेस के लिए मॉनिटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी चीजें हो, लेकिन
अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जो पैसा में मेजर नहीं हो सकता, cannot be measured in monetary terms are not recorded in the books of accounts. For example, human resource with the enterprise are the important to the enterprise but are not reflected in the financial statement because they cannot be measured or expressed in terms of money. तो वो रहे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तुम लिख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स सिंपली मीन्स एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो उसके सबसे बड़े एसेट हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट हमको अपने एम्प्लॉइज से होता है, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय का वैल्यू हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए एम्प्लॉय को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, जबकि एम्प्लॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि नॉन मॉनिटरी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टेटिक वैल्यू। स्टेटिक का मतलब समथिंग विच डज नॉट चेंज बट इन रियलिटी एज अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट। तो बोले कि ट्रांजेक्शन जब हुआ उस दिन जो वैल्यू था अकाउंटिंग में उसी वैल्यू में रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, ये मानते हुए कि मनी का वैल्यू नहीं बदल रहा, लेकिन रियलिटी में द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं अगर एक जमीन खरीदता हूं, एक लैंड खरीदता हूं, लेट्स से 1 लाख रुपीज में, तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो गया जमीन खरीदा 1 लाख रुपए का। आज से 20 साल बाद अकाउंटिंग यही दिखा रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए का एक जमीन है, लेकिन रियलिटी में ये 1 लाख का जमीन का आज मार्केट में 1 करोड़ रुपए हो चुका होगा वैल्यू, लेकिन अकाउंटिंग 1 करोड़ नहीं दिखा पा रहा। अकाउंटिंग अभी भी क्या दिखा रहा है कि अमन सर के पास 1 लाख रुपए का जमीन है, लेकिन रियलिटी में वो जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि मनी का वैल्यू को सेम रखता है, जबकि रियलिटी में मनी का वैल्यू चेंज होता रहता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो है चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्लियर है सेकेंड प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी होते हैं क्योंकि नॉन मॉनिटरी चीजों को छोड़ देता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पहला था तुम्हारा अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब जाना, गोइंग का मतलब क्या, जाना। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। द वर्ड कंसर्न हियर मीन्स बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न मतलब आज हम कोई भी बिजनेस अगर ओपन करते हैं, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो हमारा हमेशा यही पर्पस होता है कि वो बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए। आज कोई भी बिजनेस हम चलाते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि उसको हम 5 साल के 10 साल बाद बंद कर देंगे। आज जाना अपने पेरेंट्स के पास, पूछना कि पापा ये जो बिजनेस कर रहे हो और कितनी साल करोगे, पापा बोलेंगे जब तक बेटा चलेगा बिजनेस करेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है, मतलब हर एक बिजनेस चलता रहेगा। हम यही एज्यूम करते हैं, हाँ बंद हो सकता है नो डाउट, लेकिन हम एज्यूम यही करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज डाउन या बंद करने का। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी यही मानता है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस चलता रहेगा इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, देखना, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business. हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं कि बिजनेस को बंद किया जाए या बिजनेस को कम किया जाए, स्केल डाउन किया जाए, मतलब कम में, मतलब थोड़ा रिड्यूस किया जाए बिजनेस को। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ये एज्यूम करता है अकाउंटिंग हमेशा। अकाउंटिंग हमेशा यही मानता है कि आज कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए उसको करता रहेगा। ठीक है, और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली।
इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से तो हम एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आज हम कोई भी खर्चा किए, हम ये मानते हैं कि ये खर्चा 12 महीना के अंदर बेनिफिट देगा और ये खर्चा 12 महीना से ज्यादा बेनिफिट देगा, तो हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस तो 12 महीना से ज्यादा हम चलाएंगे ही, इसीलिए हम खर्चे को क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में। अगर सोचो आज से 3 महीना बाद बिजनेस बंद करना है, सपोज 3 महीना बाद बिजनेस बंद करना है, तो फिर खर्चा को हम कैपिटल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 3 महीना में तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो सारा खर्चा रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसीलिए हम खर्चों को क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है बस इसमें। लास्ट लाइन एक और पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये जो थोड़ा बहुत अकाउंट जानता है वो समझ गया होगा, साइंस वाले तो अभी नहीं समझेंगे वाला, लेकिन जो अकाउंट्स पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत वो समझ गया होगा। क्या बोल रहा है कि इसीलिए हम एसेट को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, और इसीलिए एसेट का जो डिप्रिसिएशन है धीरे धीरे करके कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो जो साइंस के होंगे बेसिकली थोड़ा नहीं समझे होंगे, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट को हम इसीलिए लिखते हैं, एंड जो एसेट का डेप्रिसिएशन है उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है इतना? तो दिस आर द 3 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 3 ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम अभी पढ़े हैं। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, दूसरा है तुम्हारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, और तीसरा है तुम्हारा गोइंग कंसर्न। ठीक है, इतना के लिए रखेंगे हम आज। इसके ऑनवर्ड्स पॉइंट नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू एंड